नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा विज्ञान और विज्ञान में हमारा चैप्टर 3 है आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ साथ में आपको इनको लिखना है, और ये आपके नोट्स हैं, चैप्टर 3 के नोट्स हैं और पार्ट फर्स्ट है। ओके, पार्ट सेकेंड जल्दी ही अपलोड होगा। और इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो ये चैप्टर आपके टोटल 4 नंबर का है, यानी 4 मार्क्स का है। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कंप्लीट जो चीज़ें मैंने बताई आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम जो मेन टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और इस शब्द का प्रयोग किसने दिया था, तो इन बातों को हम अच्छे से समझ लेंगे। तो आनुवंशिकी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में कभी कभी आ जाती है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेटसन ने। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, बेटसन। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें आनुवंशिकी लक्षण। अब जो जेनेटिक्स लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है। तो सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है, और इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी लक्षण कहा जाता है। यानी जो सजीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन की जो क्रिया है उसके समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता रहता है। और इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। उसके बाद में है वंशागति, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन उसके बाद में इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हेरिडिटी है या वंशागति है। आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। और हेरिडिटी शब्द है, इसका प्रतिपादन प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, स्पेंसर ने। स्पेंसर ये एक वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद में है मेंडलवाद। अब मेंडलवाद क्या होता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आपने नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ओके, यानी जो जेनेटिक्स ऑफ फादर है किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मेंडल महोदय उदान मटर, अब यहाँ पर उदान मटर इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है, और इस पर संकलन किया था और प्रयोगों के परिणामों के आधार पर वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अब वंशागति के नियम 3 हैं जो हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद में है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे वंशागति के नियम। अब है मेंडल की सफलता के कारण। अब मेंडल है, उसके सक्सेस होने के क्या कारण थे, उनके जो सफलता, उनको किन किन चीज़ों में सफलता मिली और उसके रीजन क्या थे। तो वो रीजन है, 3 रीजन है, 3 रीजन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। उचित पादप का चयन, कि मेंडल है उसकी सफलता का जो पहला कारण क्या था, उचित पादप का चयन। उसके बाद में दूसरा क्या है, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन, और एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है सभी परिणामों का सावधानी पूर्ण सांख्यिकी विश्लेषण करना। उसके बाद में है मटर के पादप का चयन। अब मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, तो मेंडल ने संकरण प्रयोगों के लिए उदान मटर का प्रयोग किया, यानी उदान मटर यानी पाइसम सेटाइवम उसका प्रयोग किया। अब किया क्यों,
तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या है, एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था, कि एक वर्षीय पादप है होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। उसके बाद में सेकंड क्या रीजन था, इसमें विपुंसन द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है, कि इसमें विपुंसन द्वारा कृत्रिम परागण है वो आसानी से किया जा सकता है। और तीसरा क्या कारण था, इसका पुष्प द्विलिंगी और स्वपरागित होता है, अतः शुद्ध वंशक्रम या समयुग्मजी पादप सरलता से प्राप्त हो सकता है। तो ये सब उनके कारण थे कि मेंडल ने मटर का पौधा जो चुना था वो इसलिए चुना था। अब है मेंडलवाद की पुनः खोज। मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो अनेक वर्षों की उपेक्षा के बाद सन 1900 में निम्न वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्य को पुनः स्थापित कर दिया था। तो हॉलैंड के ह्यूगो डी वृज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमिक, इन्होंने पुनः उसका निर्माण किया, पुनः खोज की। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के कौन थे, ह्यूगो डी वृज थे, जर्मनी के कौन थे, कार्ल कोरेंस थे, और ऑस्ट्रिया के कौन थे, एरिक वॉन शेरमिक। ये 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद में निम्न पदों की परिभाषा। अब इस पॉइंट की यदि हम बात करें तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन हर बार इम्पोर्टेंट के रूप में पूछा जाता है। तो इस बार भी आएगा और नेक्स्ट ईयर भी आएगा। तो आपको इस टॉपिक से अच्छे से कवर करना है टॉपिक, और इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है। तो 14 पॉइंट आपको अच्छे से इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। तो जिसमें पहला क्या आपके जीन। अब जीन जो शब्द है इसकी क्या परिभाषा होती है, तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। यानी एक लक्षण को कंट्रोल करना, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है, आनुवंशिक कारक होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जीन का नाम, जीन शब्द है इसका नाम जोहानसन ने दिया था। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन। उसके बाद में है युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी क्या होते हैं, तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है समयुग्मजी। अब सम का मतलब क्या होता है, समान, और युग्मजी का मतलब क्या होता है, जो युग्म विकल्पियां हैं वो समान होती हैं। जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। यानी जब जीन के दोनों विकल्पी हैं वो समान हो उसे क्या कहा जाता है, समयुग्मजी कहा जाता है। उसके बाद में है विषम युग्मजी। अब विषम का मतलब क्या होता है, असमान। तो जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। उसके बाद में है लक्षण प्रूफ। तो लक्षण प्रूफ क्या होता है, और एक जीन प्रारूप, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। तो दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि लक्षण प्रूफ किसे कहा जाता है। तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहा जाता है, लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप किसे कहा जाता है, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप कहते हैं किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप, और जीन प्रारूप किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना क्या कहलाती है, जीन प्रारूप कहलाती है। उसके बाद में है प्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। यानी वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करे उसे क्या कहते हैं, प्रभावी। और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रभावी में क्या होता है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वो प्रभावी होते हैं, और जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी। उसके बाद में है एक संकरण। अब एक संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण क्या होता है, वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहा जाता है। यानी वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण
कहते हैं। उसके बाद में है द्विसंकर संकरण। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है? तो वह संकरण जिसमें एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। वह संकरण जिसमें एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके त्रिसंकरण। अब त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। तो वह संकरण जिसमें एक साथ तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिसंकर संकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें एक साथ तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। उसके बाद में है बहुसंकर संकरण। वह संकरण जिसमें एक साथ अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें एक साथ अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। उसके बाद में है परीक्षण संकरण। वह संकरण जिसमें F1PD का जीनोटाइप जानने के लिए इसका संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परीक्षण संकरण क्या होता है। तो वह संकरण होता है जिसमें F1PD का जीनोटाइप जानने के लिए इसका परीक्षण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। उसके बाद में है व्युत्क्रम संकरण। वह संकरण जिसमें एक पादप को नर और दूसरे को मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाए और दूसरे संकरण में पहले वाले को मादा और दूसरे जनक को नर के रूप में प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट होगा अपलोड वो जल्द होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।